बहुत स्वागत है। 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसमें क्या है बेटा 6 आप बता दोगे न्यूट्रॉन की संख्या है, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू किसको बताता है एटॉमिक मास, आप बताओगे p + n को बताता है। तो p तो ये भी होता है, पढ़ा चुकी हूं ये सब। तो न्यूट्रॉन इस तरीके से निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालना मैंने 5-6 क्वेश्चन करके सिखा दिया है, फिर भी नहीं समझ में आया, आज आपको समझ में आ जाएगा। लास्टली इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो जो भी चार्ज है, अगर चार्ज नहीं है, जैसे सोडियम है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो इसका जितना प्रोटॉन है वही उसका इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इसके ऊपर चार्ज है, तो चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोटॉन की संख्या में आके नेगेटिव हो जाएगा। अगर चार्ज नेगेटिव है तो प्रोटॉन में प्लस कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की संख्या निकालना सिखा दिया है, एटॉमिक मास बता दिया है, एटॉमिक नंबर बता दिया है और आइसोटोप बता दिया है। आइसोटोप बताया था ना क्या होता है, और आइसोटॉप्स के कुछ यूजेस बताए थे, जैसे फास्फोरस 32 पूछ ले, सोडियम 24 पूछ ले, आयोडीन 131, 123 पूछ ले, कोबाल्ट 60 पूछ ले, यूरेनियम 238 पूछ ले। तो ये सारे आइसोटॉप्स के यूज याद रखिएगा। अब बेटा आइसोबार क्या होता है, आइसोबार क्या होता है वो सुनिएगा। क्या होता है आइसोबार, उसको समभारिक कहा जाता है। एक बच्चा पूछ रहा है ये बात, आइसोबार क्या होते हैं, समभारिक, हिंदी में इन्हें समभारिक कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स हीरालाल आप पढ़ लो, ठीक है। चुपचाप जो टीचर्स दिए ना, बेस्ट टीचर्स दिए हैं, उनसे पढ़ लीजिएगा, फालतू बकवास नहीं करो, ठीक है। अच्छा लगना बुरा लगने से कुछ नहीं होता है। चलो समझ में आ गया। आइए सुनिए, जब हम बात करते हैं आइसोबार की, जब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो, और उनका एटॉमिक मास सेम हो। एटॉमिक मास क्या हो बेटा, सेम हो, एक जैसा हो, द्रव्यमान संख्या उनकी क्या हो, एक जैसी हो, उसे कहा जाता है आइसोबार। उसे क्या कहते हैं बेटा, आइसोबार कहते हैं। कहने का मतलब जिनका जो Z है वो तो क्या हो बेटा, आप बताओगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z, ये तो अलग अलग हो, Z अलग अलग हो, और आपसे पूछे A क्या हो, जिनका सेम हो, एक जैसा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम आइसोबार बोलते हैं। जैसे आप मान लो किसी का भी आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आपसे पूछे A क्या हो, जिनका सेम हो, एक जैसा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम आइसोबार बोलते हैं। जैसे आप मान लो किसी का भी आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, तो ये तो इनका क्या है, Z है। तो Z तो आप देख लो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। ऊपर वाला वैल्यू 40 40 40 40, तो बेटा ये क्या हो गया है, ये उनका A क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, आइसोबार, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी बता चुकी हूं मैं, आइसोटोप पढ़ा चुकी हूं, आइसोबार आपको बता दिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सिखा दिया है आपको। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक लास्ट क्लास में बताया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं बच्चा, जल्दी बताइएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, 2 एग्जांपल देगा और पूछेगा कि इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, दोनों में A और B है, इन दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, एक जैसी होगी, सेम होगी, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। एक होता है बेटा आइसो न्यूट्रॉनिक, जैसे आइसोटोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात उसका क्वेश्चन तो आ जाएगा, तो मुझे एक्सप्लेन उसी समय कर दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात सभी बच्चों को, आइसोबार समझ में आ गया। एलोट्रोप क्या होता है बेटा, एलोट्रोप कार्बन वाले चैप्टर में आएगा, अभी नहीं आएगा। एलोट्रोप क्या होता है, अपर रूप, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चन करवाऊंगी, तब करवाऊंगी बेटा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन लेकर आऊंगी कल। हो गया, ये सारे आपने समझ लिए हैं, मैं सब पढ़ा चुकी हूं आपको। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हमने लास्ट क्लास में 19 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, जहां तक मुझे याद थी 19 या 20 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आप बता देना कि हां जी 19 पढ़ लिए थे कल की क्लास में। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन क्या है, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे बचा के आज की क्लास में ले आई हूं। आज थोड़ा सा ज्यादा क्लास हो सकती है, कोई बात नहीं है, हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज इस चैप्टर को हमें फिनिश करना है। कल हम रेडियो एक्टिविटी चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। 3 चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, देखा जाए तो 4 हो चुका है, मेटल नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में हो चुका है, एसिड बेस सॉल्ट हो चुका है, और आपका अगला कौन सा चैप्टर आप बताओगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हो चुका है। इसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी कर लेंगे इसी साल में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगले साल में करेंगे, अगला साल बोले तो न्यू ईयर के बाद करेंगे, है ना। और न्यू ईयर के बाद आपका बायो भी फर्स्ट वीक के बाद, मतलब 5-6 तारीख से बायो केमिस्ट्री दोनों, या स्टार्टिंग से ही कर दूंगी रेगुलर, ठीक है। बायो केमिस्ट्री दोनों आपके डेली चलेगा, बायो भी चलेगा, केमिस्ट्री भी चलेगा। बायो में चलाऊंगी थोड़ा सा दिन में 1 से 2 वाले स्लॉट में, या 12 से 1 वाला, वो मैं डिसाइड कर लूंगी, जिससे बेटा क्या होगा, हमारे दोनों साथ में किसते जाए, है ना। हालांकि केमिस्ट्री तो आपने थोड़ी ज्यादा भी पढ़ ली है, लेकिन बायो को थोड़ा खींचना जरूरी है ना बेटा, बायो केमिस्ट्री की दुगनी है, बायो केमिस्ट्री की दुगनी है, सिलेबस बड़ा है बायो का। चलो फिर करो, स्टार्ट करो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 19 कर चुके हैं कल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in third shell, थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बेटा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है, 2n², ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने कहा था कि बेटा 2n² में जो n है, n किसको रिप्रेजेंट करता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षाओं की संख्या को बताता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल, कक्षकों की या कक्षा की संख्या को बताता है n। n बताता है क्या, कक्षकों की या कक्षा की संख्या को। जहां पर कक्षा होती है k l m n, k के लिए n का वैल्यू 1 होता है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो तीसरा पूछा है, तो तीसरा कौन सा हो गया, m। तो आप क्या लिख दोगे बेटा इस फॉर्मूले में, 2 × 3 का स्क्वायर। अब आपको इतना तो आता होगा करना, इतना नहीं आता तो क्या करोगे, एग्जाम देके रहने दो, ठीक है। तो k तीसरे शेल के लिए, तीसरा पर तो m के लिए n का वैल्यू 3 होता है, l के लिए 2 होता है, k के लिए 1 होता है, n के लिए 4 होता है। ये आप अच्छे से निकाल लेना, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अब किसी का भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट की सबसे बाहरी कक्षा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल में से अच्छे से पढ़ा तब तो आपने कर दिया होगा क्या, आपने बता दिया होगा कि बैंगन आलू गाजर इन थैला 13 नंबर ग्रुप में आता है, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। या तो आप इस तरीके से वैलेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरीके से वैलेंसी नहीं निकाली है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो किस तरीके से लिखते हैं, 283, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या करता है, इन 3 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है, और डोनेट करके अपने ऊपर कैटायन आयन, पॉजिटिव आवेश को, धनावेश को ग्रहण कर लेता है। इसलिए जब कभी भी आप एल्यूमिनियम लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो। और मैंने एक बात बताई थी कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वैलेंस, तो वो सारी मेटल्स होती हैं, वो सारी धातु होती हैं, बताई थी ना ये बात। और जब 4 से ज्यादा होते हैं, 4 से क्या होते हैं ज्यादा, तो वो सब क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। तो 3 क्या है, 4 से कम है, तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, एक मेटल हो जाएगा, धातु हो जाएगा, ठीक है बेटा। ईयरफोन दोनों में आती है, साउंड मैंने ठीक करवा दिया। अब आपका ईयरफोन खराब है, मैंने आज खुद से चेक किया है। तो 3 है, +3 वैलेंसी होती है एल्यूमिनियम की। ग्रुप कौन सा आता है, एल्यूमिनियम आता है पी ब्लॉक के 13 नंबर के ग्रुप में आता है। एल्यूमिनियम एक धातु है,
क्या काम में आती है? इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। जो हमारे घरों में बिजली के तार होते हैं वो एल्यूमिनियम और कॉपर के बनते हैं। इसके अलावा हमारे घरों में एल्यूमिनियम के क्या बनाते हैं हम? आप बताओगे। बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल्स, किचन वाले यूटेंसिल्स बनाने में काम में आता है। ठीक है बेटा। और एल्यूमिनियम अलॉय बनाने में काम आता है। और बच्चों मुझे याद दिलाना, अलॉय और की एक क्लास अलग से लूंगी। ठीक है। और अलॉय, अयस्क और मिश्र धातु, इनकी क्लास एक अलग से लूंगी। ठीक है। पहले सारे नोट करवाऊंगी, फिर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे उनकी। तो प्लीज याद दिलवाना, है ना। रेडियो एक्टिविटी के बाद या फिर कल यही कर ले चैप्टर। मैं देखती हूं जिसके क्वेश्चन तैयार हो जाए जल्दी वो लेकर आती हूं, क्योंकि बेटा ये बहुत जरूरी है ये चैप्टर करना। यहां से क्वेश्चन आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगर मैं ना करवा पाऊं तो मुझे याद दिला देना, आपका ड्यूटी है याद दिलाना। अच्छा, एक साइड में अभी भी नहीं आ रही है, लेकिन मेरे यहाँ पे तो कंप्यूटर मैंने चेक करवाया, दोनों ये फोन में साउंड आ रही थी। वैसे कैसे हो गया? दोनों में आ रही थी। कुलदीप कह रहे हैं मैम दोनों में आ रही है। कुछ आपके फोन में प्रॉब्लम होगी बेटा, आपके फोन में प्रॉब्लम होगी बेटा। देखो कुलदीप कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं मैम दोनों में आ रही है साउंड। तो बेटा ये आपका ईयरफोन खराब होगा। मेरे यहाँ से मैंने सुनी, आज टेक्निकल टीम से बंदा बुलाया था मैंने, उसने एकदम ठीक करके गया आवाज। दोनों में आती है। देखो संतोष जी कह रहे हैं तो ये आपका ईयरफोन खराब होगा। वो देखो दोनों में आ रही है, पवन भी कह रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं? चलो आइए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। Which of the following describe an isotope with a mass number of 99? मास नंबर मतलब एटॉमिक मास जिसका क्या है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। जिसका एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान 99 है। क्वेश्चन बोल रहा है contains 56 न्यूट्रॉन्स। अब बेटा इसने न्यूट्रॉन बता दिया है कितने? 56। तो अब आप बताओ, आप प्रोटॉन निकालोगे कि नहीं निकालोगे? कितने हो जाएंगे प्रोटॉन? जल्दी बताओ कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? तो ये बताता है n + p को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बताता है। न्यूट्रॉन दिए अगले ने 56, तो बेटा 99 माइनस 56 56 करोगे तो कितना आ जाना चाहिए? शायद 43 आना चाहिए ना। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 43। और प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसका मतलब ये ऐसा एलिमेंट रहा होगा बेटा जिसमें जिसका एटॉमिक नंबर 43 होगा और जिसका एटॉमिक मास क्या होगा? 99 होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, एएलपी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। रेलवे में सबसे टफेस्ट एग्जाम रेलवे एएलपी का आता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसका क्या होगा कि 43 एटॉमिक नंबर रहा होगा और 99 उसका एटॉमिक मास रहा होगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, वो हमने निकाल दिया। तो कुछ इस तरीके से लैंग्वेज आ जाए तो भी अटकना नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या दे दी है बेटा, तो एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास माइनस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। प्रोटॉन निकल जाएगा और प्रोटॉन ही क्या है? तो प्रोटॉन ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर रहा होगा 2 बन गया। क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। लेकिन बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसकी ध्यान से सुनो क्या कि जब आप ड्यूटेरियम की 1 आइसोबार, जस्ट उल्टा आइसोबार में क्या होगा? Z तो डिफरेंट होगा, Z क्या होगा? डिफरेंट, और A क्या होगा? सेम। तो वो आइसोबार होते हैं। ठीक है। अगर ये 35 होता और ये 17-18 होता तब आइसोबार बन जाता। आओ राहुल आप सही थे, सॉरी मैंने आपको गलत डांट दिया। अगला क्वेश्चन, इन ड्यूटेरियम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ड्यूटेरियम से थोड़े क्वेश्चन सुनिएगा क्या बताना चाह रही हूं मैं, है ना। आज कर लेते हैं उसे। हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप जिसे 1h2 बोलते हैं, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बेटा इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन भी 1 होता है, तभी तो 1 + 1 करा तो ये 2 बन गया। क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। लेकिन बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसकी ध्यान से सुनो क्या कि जब आप ड्यूटेरियम की 1h2 की, मैं एक बात बता रही हूं सुन लो, जब आप 1H1 मतलब सिंपल हाइड्रोजन, इसकी आपने एयर से अभिक्रिया करवाई, और केमिस्ट्री में एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो बेटा आपको मिलता है H2O। H2O होता है नॉर्मल वाटर। H2O क्या होता है? साधारण पानी, जिसको आप जल बोलते हैं, साधारण जल। लेकिन जब आप 1H2 की एयर के साथ अभिक्रिया करवाते हो, एयर का मतलब ऑक्सीजन, हवा, तब आपको मिलता है बेटा D2O। और इसी D2O को कहा जाता है हैवी वाटर। इसे क्या कहा जाता है? हैवी वाटर कहा जाता है। इसे भारी जल कहा जाता है। और ये भारी जल काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहां काम आता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। नाभिकीय संयंत्र क्या होता है? जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन होता है। और उसमें क्या काम आता है? एज ए मॉडरेटर, मंदक के रूप में, मंदा कर देना, स्लो कर देना, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनो ध्यान से। जब आप नॉर्मल हाइड्रोजन की 1H1 की अभिक्रिया करवाते हो ऑक्सीजन से, तो नॉर्मल पानी मिलता है आपको। जब आपने 1H2 ड्यूटेरियम की रिएक्शन करवाई, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो D2O, और इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, और इसी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को लिख लो, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसी को भारी जल कहा जाता है, हैवी वाटर। यूज क्या है? नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने के लिए काम में आता है। और बेटा अब आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते थे कि हैवी वाटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, और इसका मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। इसलिए ये सारी चीजें ज्यादा है H2O से, तो ये हैवी वाटर है, ये भारी जल है। ये हैवी वाटर है, ये भारी जल है। ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? मंदक क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो बहुत स्पीड में जब वो होने लग जाती है, तो उसकी स्पीड को डिक्रीज करने के लिए उस न्यूक्लियर रिएक्टर में D2O डाल देते हैं, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को, जो अभिक्रिया होने की दर है, उसे कम कर देता है। उसे मंदक बोलते हैं, संतोष। ठीक है बेटा, तो पूछेगा कि किस आइसोटोप से हम क्या बनाते हैं? हैवी वाटर। तो बताओगे D2O, जिसके अंदर कैसे बनता है? इस तरीके से। यूज क्या है? इस तरीके से। और केमिकल नेम क्या है? ये। केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये। और ये सब ज्यादा होता है किससे? तो आप बता दोगे नॉर्मल वाटर से, इसलिए इसे हैवी वाटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रेफर्स टू द, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उल्लेख है, क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो जरा बता दीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अरे वो तो एटॉमिक मास होता है बेटा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, the two electrons in the duplet, क्या वो पेयर में बना हुआ होता है? नहीं। तो बेटा इसका आंसर होगा सी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। किसी भी एटम की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वही उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इफ n बराबर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल कैन बी रिकॉल्ड थ्रू फार्मूला। अगर n का वैल्यू 1 है तो भाई कितना आसान है, 2 × 1 का स्क्वायर। तो अब आप ही बता देना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए? 2 × 1 का स्क्वायर। तो आप आंसर बहुत आसानी से कर दोगे। क्या था फॉर्मूला पूछा था इस बार? ये हो गया 2n स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर। तो इस किस सेल की बात कर रहा है? K की बात कर रहा है बेटा।
ये किसकी बात कर रहा है? के की बात कर रहा है। अमित वर्मा, आपका कमेंट बिल्कुल विजिबल है। अगला क्वेश्चन, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, जो तरंग प्रकृति है, वो किसके द्वारा सबसे पहले? इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर का होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। और उसका जो वेव नेचर बताया है, जो तरंगीय उसका प्रकृति है, वो किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था? आप एक एक करके कर लो। देखो ऑप्शन, थॉमसन। थॉमसन ने किसकी खोज की थी? जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी बेटा। रदरफोर्ड ने, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी का विज्ञान के जनक, या इन्होंने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, या इन्होंने अल्फा पार्टिकल की खोज की थी? अगला है नील्स बोर। ये बोर है बेटा ना। और बोर जी ने तो क्या बताया था? ये वाला जो मॉडल था, ये वाला, ये KLMN शेल के बारे में, ये किसने बताया था? नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ पे अपना चक्कर काटते रहते हैं। जो डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, जो तरंग प्रकृति है इलेक्ट्रॉन की, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगली जी ने। डी ब्रोगली जी ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था। इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सुमंत कुमार, आपका कमेंट दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? इन पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। अगर पीरियोडिक टेबल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो भैया वो कौन से ग्रुप में आएगा? जो भी आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे आधार पे ग्रुप में रख दिया जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1 में, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर 2 में, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो सीधा 13 में जाता है। इस बार ये याद रखना, 13वें में जाता है। 13वां ग्रुप कौन सा है? आप लोग बता दो। बोरॉन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, कौन सी फैमिली? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 14वें में, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 15वें में, अगर 6 है तो 16वें में, 7 है तो भाई साहब हेलोजन कौन सा? 17वां, 0 है मतलब 8 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 8 हो गया, स्टेबल हो गया, तो वो 0 ग्रुप कौन सा? 18वां ग्रुप है, ठीक है। ये होती है बोरॉन फैमिली, ये होती है कार्बन फैमिली, ये होती है नाइट्रोजन फैमिली, ये होती है ऑक्सीजन फैमिली, ये होता है हेलोजन ग्रुप, ये होता है नोबल ग्रुप या 0 ग्रुप। ये लो बेटा, एल्यूमिनियम फैमिली नहीं होती बेटा, एल्यूमिनियम 2 नंबर पे आता है, बोरॉन पहले आता है तो उसे बोरॉन फैमिली कहते हैं। कुलदीप, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच मिलाना है आपको कि किस साइंटिस्ट ने इनमें से कौन सी चीज बताई थी। अब आप लोग बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब थोड़ा सा समझने की तो टाइम लेगा, टाइम टेकिंग है, तो मैं आपको टाइम दे देती हूं 1 से 2 मिनट का। चलो चलो बताइएगा इस बारे में। हाँ, बाहर बारिश हो रही है, यहाँ पर भी दिल्ली में बारिश हो रही है, 2 दिन से लगातार ही हो रही है। अंजलि जी, इतने लेट कैसे आए हैं आप? आंसर कीजिए इसका। पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम किसने दिया? कौन बच्चा बताने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर? बेटा जो लेवोसियर हैं, जिन्हें आप फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हो, 1774 में, 1774 में लेवोसियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन दिया था, मतलब द्रव्यमान के संरक्षण का नियम दिया था। इसीलिए और एक दो और इन्होंने काम किया था, तो इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या कहा था इन्होंने? कहा था इसके अंदर कि भाई जो रिएक्टेंट होते हैं उसका वैल्यू हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर आपने रिएक्टेंट 100 ग्राम लिए थे तो 100 ग्राम ही प्रोडक्ट बनेगा। ये तो बताई थी लेवोसियर ने। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, है ना, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम बोलते हैं। कब? 1774 में। अगला नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी। ओ भाई साहब, लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऑफिशियल एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? एक ब्रिटिश के स्कूल के टीचर ने। कौन थे वो स्कूल के टीचर? तो बेटा जॉन डाल्टन, 1808 में। इन्होंने कहा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज इनडिविजिबल, है ना, इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, आगे चलकर यही इनकी कमी निकली थी, क्योंकि एटम को तो आगे आप डिवाइड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। चलो अगला, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था? निरंतर अनुपात का नियम। और निरंतर अनुपात का नियम दिया था यहाँ पे प्रोस्ट ने, प्रोस्ट जी साइंटिस्ट ने। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, निरंतर अनुपात वाला, कि जैसे H2O है, पानी के बारे में आपको सन एग्जांपल देके दिया होगा, H2O है ना, तो ये एक डेफिनेट कांस्टेंट रेशियो से बना हुआ है, 1:8 के रेशियो से बना हुआ है। कांस्टेंट रेशियो से ही बनता है कोई भी कंपाउंड बनता है, तो वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कम ज्यादा कर दो तो फिर वो आपका कंपाउंड में चेंज हो जाता है। जैसे अगर H2O है, यहां मैं यहाँ 2 लगा दूंगी तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जो भी आप यहाँ पर एलिमेंट्स ले रहे हैं वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा आपको, उनका रेशियो एकदम कांस्टेंट लेना पड़ेगा, स्थायी लेना पड़ेगा। अगर आपने रेशियो को ऊपर नीचे किया तो कुछ और कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा, मोल ऑफ सब्सटेंस, एक पदार्थ का मोल एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। एवोगैड्रो जी ने बताया था कि जो भी आप जब नंबर ऑफ मोल निकालते हो तो 1 एवोगैड्रो से आप निकाल लेते हो, जो अप्रोक्स 6.022 10 की पावर -3 मोल होता है। इसको 1 एवोगैड्रो आप लिख सकते हो 6.022 इंटू 10 का पावर -23 आप बताओगे मोल। इससे आप आगे कुछ मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूं आगे से चल के, ठीक है, बता दोगे? चलो तो इसका आप मिला लेना, मैंने मैच कर दिया, आपका ऑप्शन क्या निकलेगा वो देख लेना। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले डाल्टन के द्वारा। कब? 1808 में। एवोगैड्रो अभी बताया मैंने, 1 एवोगैड्रो इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, है ना। हाँ, इंटू 10 का पावर 23 लिखा मैंने, -23 कब लिख दिया बेटा? +23 होगा, मैंने लगाया ही नहीं माइनस प्लस, हाँ सिर्फ 23 होगा। और मोल ये होता है उसका यूनिट। न्यूटन जी तो आप जानते हैं और पास्कल जी को जानते हैं, तो फिजिक्स में पढ़ोगे, मेरा पार्ट नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, एटॉमिक साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, परमाणु का क्रमांक एटॉमिक साइज किस ऑर्डर का होता है? अब आप लोग मुझे सब सेंटीमीटर में भी बताओ एटॉमिक साइज, मीटर में बताओ, पहले सेंटीमीटर और मीटर में दोनों में बताओ, और नैनोमीटर में बता दो, चलो तीनों में। जब एटॉमिक साइज की बात करते हैं, अब यहाँ पर आपका ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? एटॉमिक साइज तो समझते हैं, परमाणु आकार। एटम का जो साइज है वो किस ऑर्डर का होता है? आंसर कीजिए। आपसे सेंटीमीटर पूछा है तो सेंटीमीटर क्या होगा यहाँ पर, और फिर मीटर पूछे तो मीटर में क्या होता है? कुछ ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, वो इसीलिए आपके अलग अलग वेरिएशन आ रहे हैं, क्योंकि बेटा आप लोगों ने सेंटीमीटर, मीटर और नैनोमीटर में याद नहीं करा है ना। आप बताओ बी होगा या ए होगा? कुछ डी बता रहे, डी वाले तो अलग ही महान है। जब मीटर में लिखते हैं तो इसे कैसे लिखते हैं? 10 का पावर -10 मीटर लिखा जाता है, सही है ना? एक बार बताइएगा। हाँ जी, इसका आंसर बी तो कतई नहीं होने वाला है। बी में बेटा 10 की पावर -10 अगर मीटर पूछा है तो मीटर में तो क्या हो जाएगा? आप बताओगे 10 का पावर -10 मीटर। सेंटीमीटर में पूछता है तब आप बताओगे 10 का पावर -8 सेंटीमीटर होता है। नैनोमीटर में पूछता है तो 10 का पावर -9 नैनोमीटर बन जाता है। अब आप देखो कि आपसे कुछ क्या पूछा है, आपसे सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर में कितना होना चाहिए? 10 का पावर -8, और आप लोग आंसर कर रहे हैं बी। आते आते भी आपका आंसर गलत हो गया, आते आते भी आपका आंसर गलत हो गया बेटा। लोकेश ने सही आंसर दिया था, और एक है, मैं इनका नाम देख लेती हूं, मदन गोपाल और आर्य आदित्य ने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, उनका सही था। कुछ तो डी में चल रहे हैं, डी में क्या पढ़ रहे हो? 10 की पावर 6 कहां से पढ़ के आए हो? 10 की पावर 6। ये तीनों वैल्यू लिखो, सेंटीमीटर में -8 होता है, और मीटर में 10 होता है माइनस, और नैनोमीटर में -9 होता है। अब जो भी ऑप्शन आपको आ जाए पहले आगे ये चेक कर लेना कि किसमें पूछ रहा है। जो बी बोल रहे हैं वो आगे सेंटीमीटर नहीं देखा उन्होंने,
हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ कंपोज्ड ऑन, क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपसे ये पूछा है। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मेसोन होता है। अगला पूछे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फोटोन होता है क्या, अगला पूछे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम तो क्या होता है बच्चा, ड्यूटेरियम तो एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है। फोटोन हो नहीं सकता बेटा, मेसोन हो नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या बचा सी, कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के वो क्या होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 32 का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन, जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसको हम किसमें मेजर करते हैं, ये आपसे पूछा है। चलो बताइए, न्यूक्लियस के साइज को हम किसमें मेजर करते हैं, नाभिक के आकार को हम किसमें मेजर करते हैं, एएमयू में करते हैं। अच्छा, पहला ही ऑप्शन गलत आंसर करने लगे राहुल, आपने गलत आंसर दिया इस बार, एएमयू गलत आंसर है। एंगस्ट्रॉम में करते हैं, या सेंटीमीटर में करते हैं, या फर्मी में करते हैं। जब न्यूक्लियस की बात करते हैं, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस मेजर्ड इन 1 फर्मी, फर्मी में मेजर करते हैं। फर्मी में आप क्या पढ़े हो यार, हाँ अभी भी आंसर क्या कर रहा है, एंगस्ट्रॉम फर्मी में। और एक फर्मी में कितना होता है, 1 फर्मी इज इक्वल टू, जरा कमेंट करके बताना। एएमयू नहीं होता, एएमयू में एटॉमिक मास लिखते हैं, कहां से पढ़ के आए आप एएमयू, वीरेंद्र सिंह। एएमयू ऐसे लिखा हुआ होता है 14 एएमयू, कार्बन के आगे कार्बन का इस तरीके से लिखा हुआ होता है, वो उसका एटॉमिक मास है 14, एएमयू नहीं होता है। चलो हाँ जी, 1 फर्मी इज इक्वल टू, आपके बताओगे 10 का पावर -15 मीटर। तो इस ऑर्डर का होता है एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा, बट ऑब्वियस छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस एटॉमिक साइज से छोटा होगा ना। एटॉमिक साइज का मतलब पूरे एटम का साइज, न्यूक्लियस साइज का मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का साइज तो छोटा होगा और एटॉमिक का साइज बड़ा होगा, एटम का साइज बड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर फर्मी होगा। और 1 फर्मी इज इक्वल टू इतना मीटर। अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, तो लिख लिया आपने, बता दिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला, ये तो हो गया। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम आर, ये क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 35 है। 34 तो वही था, 33 वाला ही आंसर था, 33 वाले को 34 बना रखा, तो वो सेम क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, कि रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक मॉडल दिया तो उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, इलेक्ट्रॉन इनसाइड कहां होते हैं एटम में, तो ये बात तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, इन बाहर वाली ऑर्बिट्स में रहते हैं या शेल में रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका स्टेट पूछा है आपसे, इनका स्टेट पूछा है कि स्टेशनरी होते हैं, स्थायी होते हैं क्या ये इलेक्ट्रॉन, स्थायी तो नहीं होते हैं मैम, चक्कर काटते रहते हैं। या सेंट्रलाइज्ड होते हैं, सेंटर में होते हैं कि बेटा, नहीं होते हैं। नॉन स्टेशनरी, अस्थायी, बिल्कुल सही बात है। नील्स बोर ने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक डेफिनेट पाथ पे, एक डेफिनेट का मतलब है निश्चित पाथ पर चक्कर काटते रहते हैं इस तरीके से, तो ये नॉन स्टेशनरी है। ये अस्थायी है बच्चा, स्टेशनरी नहीं है, ये सारा दिन चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कहां पर, अपने ही शेल में, अपने ही शेल में। तो 35 का क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड, एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एक परमाणु का सबसे लास्ट वाला शेल है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो सेम है जो हम पहले एक्सप्लेन किए थे, क्वेश्चन का आंसर तो सेम है, हाँ भटकते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद कर लो इलेक्ट्रॉन भटकते रहते हैं। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये तो क्वेश्चन कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसको नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया। हाँ जी, न्यूट्रॉन की खोज के लिए। अब आपको तीनों की खोज पता होनी चाहिए और कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज, जब आप इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। कौन से एक्सपेरिमेंट से की थी, आप लोग बता दो मुझे, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की थी, तो आप बता दीजिए। और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। चैडविक जी ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की। और जो आपके गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन जी ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की। अब इनके एक्सपेरिमेंट का नाम आप बता दो। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था, ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना। गोल्डस्टीन ने खोज की और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था, ठीक है, पहचान करके इसको नाम दिया था। अब बताओ कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से किसकी खोज हुई थी। पहली बात तो ये हो गया कि किसको, न्यूट्रॉन की खोज की थी, इस क्वेश्चन का आंसर तो अपना जेम्स चैडविक हो गया। अब किस एक्सपेरिमेंट से किसकी खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी प्लम पुडिंग मॉडल से, लिख लीजिएगा, प्लम पुडिंग मॉडल से खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। अभी मॉडल लगाया तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप बात करते हो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कैसे की, तो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से की थी, डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, है ना, और उसके बैटरी से कनेक्ट किया था, तो एनोड रेज के बारे में वहां से पता लगा था। एंड न्यूट्रॉन की खोज कैसे हो गई थी, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से हो गई थी, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से हो गई थी। लिख दिया है, हाँ, डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। चलो इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, सही लिखा है आपने। एक्सपेरिमेंट के नाम मैंने सब लिख दिए हैं, तो प्लीज वो एक्सपेरिमेंट के नाम भी आप लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर पूछ ले तो आपसे। ये तीनों एक्सपेरिमेंट से हुई थी, ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब लेके उसको बैटरी कनेक्ट की थी, तो कुछ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तरफ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव तरफ जाता है, वहां से आप इन दोनों की खोज हो गई थी। हां, बायोलॉजी की क्लास शुरू करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन, वो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और जिसका मास हम काउंट नहीं करते, वो भी बता दो। हां जी जल्दी बताओ। रदरफोर्ड ने खोज नहीं की बेटा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। रदरफोर्ड ने पहचान के उसको नाम दिया था बेटा, नाम दिया था। आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलो आंसर करो, बताइए एक ऐसा उप परमाणुवीय कण जिसके ऊपर कोई विद्युत आवेश नहीं होता, जो न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उदासीन तो न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, आप लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का तो हम क्या काउंट नहीं करते हैं, मास, द्रव्यमान काउंट नहीं करते हैं, इसका हम चार्ज काउंट नहीं करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, व्हिच इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड, जब आप किसी भी एलिमेंट के 1 मोल को ग्राम में लिखते हो तो उसे क्या कहा जाता है। किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है आप बताइए, किसकी डेफिनेशन है।
जल्दी आंसर कीजिए। 39 का आंसर 38 का हो गया बेटा, 38 का हो गया है। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, इसे ग्राम में क्या बोलेंगे बेटा? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस को ग्राम में क्या बोलोगे? किसी भी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को ग्राम में क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा है, ग्राम में क्या कहा जाता है? चलो एटॉमिक मास तो कह नहीं सकते, ये तो P+N होता है। ये सिर्फ बेटा आप जानते हो मास नंबर, है ना? इसको मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है, उसको आणविक द्रव्यमान या आणविक भार कहा जाता है। जब कभी भी आप किसी भी एलिमेंट या किसी सब्सटेंस के एक मोल को ग्राम में लिखते हो तो वही उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, वही उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। समझ गए ये बात? हाँ, प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन ले आऊंगे, डोंट वरी। समझ गए हैं? समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसे मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है जब ग्राम में लिखते हैं। तो एक मोल को जब किसी सब्सटेंस को ग्राम में लिखते हैं तो मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज टेट्राटॉमिक? टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, देखो सिंगल को तो हम क्या बोलते हैं? मोनो बोलते हैं। 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, पढ़ा है ये, 7 को हेप्टा बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट OCT, 9 को नॉन बोला जाता है, 10 को डेक या डेका कहा जाता है। तो 4 किसमें हैं आप काउंट कर लो। ऑक्सीजन में तो 2 है, तो ये डाइएटॉमिक हो गया, ये ट्राइएटॉमिक हो गया, ये P4 किसका फॉर्मूला ये बताओगा? P का मतलब फास्फोरस। कौन से फास्फोरस को P4 लिखा जाता है? आप लोग बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो 4 है तो ये टेट्रा हो गया। ठीक है बच्चा, फास्फोरस 3 टाइप का होता है। एक होता है रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस जो माचिस की तिल्ली पे लगा हुआ होता है। एक होता है बेटा व्हाइट फास्फोरस, सबसे ज्यादा खतरनाक, और एक होता है ब्लैक फास्फोरस, ये एक्सप्लोसिव होता है बेटा। सफेद फास्फोरस एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है, ये विस्फोट बनाने में, विस्फोटक में काम में आता है। आप ये बताओ कि P4 किस फास्फोरस को कहा जाता है? अबे उल्लू, रेड और काले को नहीं, P4 व्हाइट फास्फोरस को कहा जाता है। P4 सफेद फास्फोरस को कहा जाता है, पढ़ लिख लिया करो। सफेद फास्फोरस को, रेड फास्फोरस को P4 नहीं कहा जाता है। रेड फास्फोरस माचिस की तिल्ली के ऊपर होता है, व्हाइट फास्फोरस एक्सप्लोसिव होता है, ये मेटलोइड की तरह काम करने लग जाता है, उपधातु की तरह काम करने लगता है। और सफेद फास्फोरस को ही P4 लिखा जाता है, और ये टेट्राटॉमिक है, मतलब इसमें 4 फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हेल्प्स टू फाइंड ब्लड क्लॉट? अगर आपके बॉडी में कहीं पर ब्लड का क्लॉटिंग हो गया है तो कौन सा आइसोटोप, कौन सा समस्थानिक काम में लिया जाता है? ठीक है, लाल फास्फोरस को P4 नहीं कहते हैं, कैसे बताऊं? सबसे कम एक्सप्लोसिव ब्लैक फास्फोरस होता है। सबसे एक कह रहे हैं कि कहां मिलेगा, ये मैं बताना मेरा कोई काम नहीं है। चलो बताइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर करो। ब्लड क्लॉट सब लिखवा के कितनी 5 की, फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में, है ना? सब बताए थे। सोडियम 24 ब्लड क्लॉट के लिए, सब बताया था। देखो यूरेनियम 235 तो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में काम में ले आता है, ये तो न्यूक्लियर फ्यूल, नाभिकीय ईंधन। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, सब लिखवा चुकी हूं। सोडियम 24 रक्त का थक्का, कहां पर ब्लड का क्लॉट हुआ है? जैसे मान लो मेरे ब्रेन में ब्लड का क्लॉट बन गया, जैसे छोटी छोटी चिप होती है, उस चिप के ऊपर सोडियम 24 लगा के उसे इंसर्ट करवाएंगे, सोडियम 24 वहीं जाके चिपकेगा जहां पर ब्लड का क्लॉट बना है। और फिर कुछ मशीन होती है जिसमें डिटेक्ट हो जाता है, PPP से बोल जाता है, पता लग जाता है इस हिस्से में पर्टिकुलर ब्लड का क्लॉट बना है, यहां पर ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम 24 जो होता है वो ब्लड का, रक्त का थक्के का पता लगाने और रक्त के थक्के के ट्रीटमेंट के लिए। आयोडीन 131 और आयोडीन 123 या 21 भी पूछ ले, आजकल 121 भी चल रहा है, ये सब किसमें? थायराइड ग्रंथि की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। और ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट पूछे तो फास्फोरस 32। आइए अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी मेड बाय फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट्स? वो कौन से महान वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि जो आप सिंबल लिखते हो वो लैटिन लैंग्वेज के 2 शब्द उठा लो? आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दो। कौन से महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिंबल के बारे में बताया था? सिंबल लेकिन कौन से? लैटिन लैंग्वेज के। एक बच्चा कह रहा है यहाँ पे डॉल्टन, बेटा डॉल्टन ने सिंबल दिए थे, लेकिन डॉल्टन ने कैसे दिया सिंबल? ऐसे, ये सिंबल है, ये सिंबल है, याद कर लेते क्या सिंबल? ऐसे नहीं कर पाते। डॉल्टन ने सिंबल यूज किए थे, लेकिन डॉल्टन ने ऐसे सिंबल दिए थे बेटा। देखो इसका आंसर होगा बर्जीलियस। बर्जीलियस वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिंबल दिए थे और कहा था कि ये जो सिंबल है ना, ये लैटिन भाषा के फर्स्ट 2 लेटर उठा लो। जैसे आप देख लो, सोने को लैटिन लैंग्वेज में ओरम बोलते हैं, तो इसके AU उठा लिया और ये गोल्ड को सिंबल बना दिया गया। ALP के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये सिंबल, तो अगले 2 क्वेश्चन में सारे सिंबल लेके आ गई हूं मैं जो अलग है। हाँ, आपका मैसेज आ रहा है सरोज कुमार, आपका कमेंट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे सब दिख रहे हैं, चिंता मत करो, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, लैटिन नेम ऑफ सोडियम। सोडियम का मैम अगर क्वेश्चन में पहली बार लिखा होता तब, अच्छा पहली बार लिखा तो डॉल्टन, लेकिन डॉल्टन में लैटिन, बेटा लैटिन शब्द नहीं आता ना अमित, समझो आप। चलो बताइए क्या है लैटिन नेम ऑफ सोडियम? सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम बोलते हैं बेटा, इसलिए सोडियम का सिंबल Na। आप देखो कैल्मियम, पोटेशियम को कैल्मियम कहा जाता है, इसलिए इसका K सिंबल है। सब लिख लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। पता नहीं ना एग्जामिनर का मूड कैसा हो, ALP में पूछा है तो ग्रुप D में आ जाए, CBT 2 में आ जाए, कोई एग्जामिनर के मूड को नहीं परख सकता ना, तो आप लिख लो सारे। क्यूप्रम, कॉपर का सिंबल, कॉपर, कॉपर को क्यूप्रम कहा जाता है। स्टेनम SN, SN क्या होता है बेटा? टिन, इसलिए टिन का सिंबल ये बना। 4 याद कर लिया, याद कर लिया। टिन का SN क्यों है? इसलिए। कॉपर का Cu क्यों है? इसलिए। सोडियम का Na क्यों है? इसलिए। पोटेशियम का K है? इसलिए, इसलिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 44, लैटिन नेम ऑफ गोल्ड। गोल्ड का लैटिन भाषा में शब्द क्या होता है? गोल्ड को कहा जाता है ओरम, इसलिए बच्चा यहां पर AU बन गया गोल्ड का सिंबल। ठीक है, अर्जेंटीनम AG सिंबल होता है चांदी का, सिल्वर, सिल्वर, तो यहां से सिल्वर हो गया। ये हाइड्रागैरम, हाइड्रागायरम, हाइड्रागैरम किसे कहा जाता है? Hg बोले तो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जैसे हिंदी में पारा कहा जाता है, इसलिए तो पारे को Hg बोला। फेरम Fe बोले तो आयरन। तो 8 सिंबल और उनके लैटिन नाम याद हुए कि नहीं हुए बताओ? सिर्फ गोल्ड पे मत टिके रहिए बेटा, आगे चलिए, बताओ आपको ये नाम याद हुए या नहीं याद हुए? 8 के 8 याद कर पाओगे कि नहीं याद कर पाओगे, ये बता दो मुझे। कर लोगे अगर कभी पूछ लिया तो ऐसा? हाँ, गोल्ड को ओरम बोलते हैं, मुझे सब याद है, मुझे सारे याद है। टंगस्टन को क्या बोलते हैं? वोल्बम, वोल्बम ऐसा कुछ करके है, इसलिए टंगस्टन का सिंबल W बन गया बेटा, W बन गया, ये भी लिख लो। चलो हो जाएगा याद, कोई बड़ी बात नहीं है। फेरम आयरन को, हाइड्रागैरम Hg मरकरी को, ओरम सोने को, अर्जेंटीनम चांदी को। अगला क्वेश्चन चलते हैं 45, द एटॉमिक मास यूनिट शुड बी इक्वल द मास ऑफ कार्बन एटम।
अच्छा क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होनी चाहिए कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के। अब ये क्या है बेटा, जब भी आप किसी भी एलिमेंट की परमाणु द्रव्यमान की इकाई है उसको निकालते हैं तो हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं। हम उसे क्या मान लेते हैं, कार्बन 12 की स्टैंडर्ड एक मान के एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया है और उसी से ही हम फॉर्मूले में कैलकुलेट करके एटॉमिक मास यूनिट है उसको हम निकाल देते हैं। तो ये बोला है कि कार्बन 12 के बराबर तो आप लेते हो इसके एटम के, लेकिन कितना, कौन सा हिस्सा 1/6, 1/12, 1/18 एंड 1/10। तो इसका आंसर होगा 1/12, 1/12 12वां हिस्सा। इसलिए तो कार्बन 12 है यहाँ पे, C12। कुछ नहीं, आपको बहुत इजी क्वेश्चन, आपको कुछ याद नहीं रखना है कि जब भी हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास यूनिट हम इक्वल निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमने डिसाइड कर लिया, वो कार्बन 12 को ले लिया है, तो कार्बन का 12वां 1/12 ये लो। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है, ये लो 2H2O। आप पूछा है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आप बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, बताओ, मैंने सामने लिख दिया 2 बोला ना, 2 पानी के मॉलिक्यूल, तो कितने हो जाएंगे, 2 इसके आगे लगा है, ये देखो हाइड्रोजन पहले ही 2 थे, लेकिन 2 से और गुणा कर दो 4 हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, तो 2 4 + 2 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6। ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी, जैसे ऐसे दे दिया आपको 2HNO3, अब बताना जरा इनके सबके अलग अलग कितने कितने हैं, बताना। इससे बताओ टोटल, मैंने क्वेश्चन का टाइप लाती हूं, अब एग्जामिनर कोई मेरी तो वैल्यू लिख के लेने वाला नहीं है एग्जाम में, अब वो चेंज कर सकता है, तो इससे बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आंसर करो। पानी में जैसे इतने हैं, 2 हाइड्रोजन तो थे ही, अब दोनों के आगे लगे तो 2 से गुणा इसको भी करना पड़ेगा, 2 से गुणा इसको भी करना पड़ेगा, जब इसको करा तो 2 दूनी 4 और इसको करा तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि यहां तो एक ही था ना पहले। अब इसके अंदर निकाल के दिखाओ कैसे होंगे। मैं सिर्फ तरीका बताती हूं क्वेश्चन करने का, थ्योरी बताती हूं, कॉन्सेप्ट बताती हूं, आपके पास वैल्यू सेम नहीं आने वाला एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है। H2SO4 दे दिया, 4 H2SO4 दे दिया, तो भाई ये निकालना आना चाहिए आपको, 4 H2SO4 में कितने एलिमेंट्स आपसे पूछ लिए, या पूछ लिया 6 HCl में कितने हैं, ये लो 6 को इससे गुणा, 6 को इससे गुणा, 6 को इससे गुणा, 4 को इससे, तो 4 दूनी तो 8 हो जाएगा, फिर आपको इससे, फिर इससे, ऑक्सीजन 4 तो पहले थे और 4 से और 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इस तरीके से देखो, हाइड्रोजन को इससे गुणा करो 2 से, फिर इसको 2 से गुणा करो नाइट्रोजन को, और फिर इसको 3 दूनी 6, 6 2 8 2 10, 6 2 8 और 2 10, इसमें 10 हो जाएंगे। इसमें आप कैलकुलेट कर लेना, कर लोगे ना, मैंने तरीका बता दिया, ऐसा आगे तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, इतनी गणित तो आती है सबको, मुझे नहीं आती, आप लोगों को आती होगी। अगला क्वेश्चन, अगर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम पॉजिटिव में कितने होंगे, हाँ जी, अगर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें, इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ है क्या भाई, सब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और आपसे सोडियम पॉजिटिव में, पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे आके नेगेटिव होना है मैम, तो 11 - 1 10, तो 10 हो जाएंगे ना, क्या हो जाएगा 10। अब कैसे दे दिया, आपसे पूछ लिया कि मान लेना, ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन देगा, आप सोचोगे कि मैम सोडियम में तो 11 ही होती है, तो 11, कभी कभी ऐसे आपको भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर देगा कि सोडियम में मान लो 20 है, तो 20 से करना पड़ेगा कि 11 से कर दोगे तो हो जाएगा, फिर आप 11 - 10 कर दोगे तो हो जाएगा ये। अब देखो, अगर इसमें 20 है तो एक चार्ज है तो क्या हो जाएगा, -1 तो 19 आ जाएगा, तो कभी कभी एटॉमिक नंबर वो सही भी नहीं लिखेगा आपको एग्जाम में बताने के लिए, इसलिए आप सिर्फ वैल्यू देखना, कभी सोडियम 50 भी दे दिया तो कोई बात नहीं है, तो आप एटॉमिक नंबर से, एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर से मत करने लग जाना उसको माइनस, तो गलत हो जाएगा, फिर आपको एग्जामिनर के हिसाब से करना पड़ेगा। उसने दे दिया कि पोटेशियम 38 है, इसमें 38 इलेक्ट्रॉन है तो पोटेशियम पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे, तो आपको 38 - 1 करना पड़ेगा, 37, तो 37 आएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो आपको एग्जामिनर के क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, अपनी मर्जी से नहीं। इफ क्लोरीन 17 है, क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन नेगेटिव में कितना हो जाएगा, नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, है ना, इस बार क्या हो जाएगा 17 + 1, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो हम पॉजिटिव कर देते हैं प्रोटॉन की संख्या के साथ, और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस इज अ कंपाउंड, द आयंस प्रेजेंट इन इट्स आर, इसमें कितने आयंस हैं, किसके कितने आयंस हैं, फॉर्मूला निकालने सीखे थे स्कूल में, क्रॉस वाले फॉर्मूला निकाले थे, किस तरीके से देखो, Al2SO4 ये किसका फॉर्मूला है, Al2SO4, हाँ जी, किसमें आता है ये, फिर में ऐसा कुछ देखने को मिलता है ना, SO4 का क्या है थ्राइस, तो आपने स्कूल में सीखा होगा, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, है ना, तो इसका 2 है वो इसके साथ चला जाएगा SO4 के साथ, और इसका 3 है वो यहाँ आ जाएगा, क्रॉस करना सीखा था, तो ये एल्यूमिनियम तो कितना बन जाएगा +3, और SO4 क्या हो जाएगा, आप क्या बताओगे 2 नेगेटिव, आप देख लो एल्यूमिनियम 3+ और SO4 का नेगेटिव, सही है, SO4 का नेगेटिव सही तो है, कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और आ जाएगा वैल्यू, तो अगर ऐसा भी आपसे पूछे तब कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्कूल में आपने सीखे थे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये लो बच्चा, ये हो गए हैं आपके सारे क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के, 49 क्वेश्चंस